हे गाइस, वेलकम टू वे टू सक्सेस। आई एम अनन्या पांडे। अभी आज हम करने जा रहे हैं हिंदी क्लास 5 की एनसीईआरटी रिमझिम की चैप्टर नंबर 5 से लेकर के 10 तक। इसके पहले हमने लास्ट वीडियो में 1 से लेकर के 4 तक की समरी की हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जा कर के देखें। आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 से, जिसका नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। इसकी मुख्य पात्र हैं इला, जो गुजरात के सूरत में रहती हैं। इनका बचपन अमरोली ज़िले के राजकोट गांव में बीता है। इला जो इसकी मेन पात्र है वो हाथ से अपाहिज है। अब इसमें स्टोरी में ये बताया गया है कि सांझ होते ही बच्चे खेलने के लिए बाहर आ जाते थे। वे मिट्टी की आड़ी तिरछी लकीरें खींचते कुछ न कुछ खेलते थे। कुछ गिट्टे खेलते आदि सभी बच्चे वहाँ पर खेलते थे, पर वो खेल नहीं पाती थी। खेल से मन भर जाने के बाद पेड़ पर झूला डालकर पेंगे लेते थे मतलब झूला झूलते थे। और झूला झूलते हुए ये गाना गाते थे सारे बच्चे कि कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी आइयो रे। ये गाना वे गाते थे। ये इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ लिया जाए कि ये पंक्तियाँ किस चैप्टर में दी हुई हैं। लेकिन इला इसमें नहीं गाना तो गा लेती थी साथ में, पर झूला नहीं झूल पाती थी। क्यों नहीं झूल पाती थी? क्योंकि वो अपाहिज थी। फिर भी ये है कि इला अपने पैरों से, हाथ तो उसके सही से काम नहीं करते थे, फिर भी वो अपने पैरों से दाल भात बनाना, दूसरों के बाल बनाना, कपड़े धोना आदि उसने सीख लिया था। इला ने 10वीं क्लास तक पढ़ाई की थी और जानकारी और सुविधा के अभाव में उसके आगे नहीं पढ़ सकी। जानकारी और सुविधा का अभाव मतलब कि अपाहिजों के लिए जो भी सुविधा हमारी सरकार ने दी हुई है कि आप किसी दूसरे बच्चे से लिखवा सकते हैं या आपको अतिरिक्त समय मिल सकता है, ये चीज़ों की जानकारी उसे नहीं थी, जिसकी वजह से वो आगे नहीं पढ़ पाई। इला की माँ और उसकी दादी काशीदाकारी का काम करती थी। यानी कि काशीदाकारी मतलब कपड़े पर धागे, रेशम के धागे वागे की कढ़ाई वगैरह, ये सब वो करती थी, उसकी माँ और उसकी दादी। तो इला ने भी हार नहीं मानी, वो सब सीख लिया। उसके बाद वो फिर आगे इसमें भी अच्छे से काम करने लग गई। यहीं पर मतलब इसीलिए इस चैप्टर का नाम ये है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। अपाहिज होने के बाद भी इला इतने अच्छे से काम कर रही थी। अब अगला हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है चिट्ठी का सफ़र। इस चैप्टर में चिट्ठी के विषय में जानकारी दी गई है। पहले जो चिट्ठियाँ चलती थी उसके विषय में जानकारी दी गई है। तो इसमें ये बताया गया है कि चिट्ठी को सही समय और सही स्थान पर पहुंचाने के लिए पहले घर का नाम हम कैसे पता लिखते हैं, ये चीज़ बताया गया है। तो सबसे पहले घर का नंबर लिखते हैं, गली मोहल्ले का नाम लिखते हैं, उसके बाद जिस गाँव में रहते हैं या फिर गाँव के बाद शहर में, अगर उसके बाद किसी कस्बे में उसका नाम लिखते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद हम उसके आगे डालते हैं पिन कोड। आप सभी जानते होंगे हर शहर का कुछ ना कुछ पिन कोड होता है। पिन का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1972 में हुई थी और इसमें 6 अंक हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसका फुल फॉर्म भी और इसकी शुरुआत भी कब हुई थी और इसके अंक कितने हैं, इसे याद रखिएगा। पिन का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1972 को और ये 6 अंकों का होता है। इसके बाद इन्होंने बताया कि पहले के समय में, राजाओं महाराजाओं के समय में जो लोग चिट्ठियाँ लेके जाते थे उन्हें हरकोर कहा जाता था। ये बहुत दूर दूर तक पैदल चिट्ठियाँ पहुँचाते थे। इसके अलावा एक और चीज़ थी कबूतर, जिससे भी आप सभी जानते ही होंगे। कबूतर चिट्ठियाँ पहुँचाने के लिए बहुत फेमस थे, पर हर तरीके के कबूतर नहीं पहुँचा सकते थे। सिर्फ कुछ प्रजातियाँ थीं, जिसमें आते हैं गिरहबाज और हुमर। ये 2 सबसे प्रमुख प्रजातियाँ हैं जो चिट्ठियाँ ले जाने के लिए प्रयोग की जाती थीं। आज के समय में देखा जाए तो उड़ीसा पुलिस द्वारा हुमर का प्रयोग किया जाता है। ये भी उसमें मेंशन था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये भी इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है मैं भी पूछ ले कि एक तो ये दो प्रजातियां ही हैं, गिरहबाज और हुमर। और हुमर ऐसी प्रजाति है जिसका आज भी वर्तमान समय में भी उड़ीसा पुलिस प्रयोग करती है। इसी तरह इस चैप्टर में चिट्ठी के बारे में कुछ बातें बताई गई थी जो कि मैंने आपको बता दी है। अब आगे चलते हैं। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है डाकिये की कहानी, कंवर सिंह की जुबानी। एक डाकिया है जिसका नाम है कंवर सिंह। इसमें इस चैप्टर में ये कंवर सिंह और प्रतिमा शर्मा इसकी राइटर हैं। तो प्रतिमा शर्मा और कंवर सिंह का मतलब बातचीत हुआ है, उसके बारे में बताया गया है।
तो कंवर सिंह जो हैं वो पहले डाक सेवक थे, बाद में प्रमोशन होकर के पैकर बने हैं। उन्हीं से बातचीत की है प्रतिमा शर्मा ने और उसी के बारे में लिखा है। तो ये जो कंवर सिंह हैं ये हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव के निवासी हैं। इनके 4 बच्चे हैं, 3 लड़की हैं, 1 लड़का है और इसके साथ ही इनका एक और बेटा था जो जानते ही आप सब हिमाचल प्रदेश में पहाड़ियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा हैं शिमला में, तो पहाड़ी से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद वो डाकिए के काम के विषय में प्रतिमा शर्मा उनसे कुछ कुछ बातें पूछती हैं। वो अपना बताते हैं कि बहुत दूर दूर तक हमें पैदल चलना पड़ता है, 26-26 किलोमीटर ही पैदल चलना पड़ता है, ऐसा उसने बताया था इसमें। और बूढ़ों वृद्धों को पेंशन देना और पत्र पहुंचाना, मनी ऑर्डर पहुंचाना आदि ये सारे काम ये करते थे पहले। इसके अलावा इन्होंने एक ख़ास चीज़ मेंशन की है, इसमें बताया हुआ है कि 29 जनवरी 1998 को ये डाकघर में इनकी पोस्टिंग थी। रात में ये अकेले वहाँ पर बैठे हुए थे। किसी 4-5 लोगों ने गेट खटखटाया, इन्होंने गेट खोला तो वे अंदर आ गए। अंदर घुसकर इनकी बहुत पिटाई की, इनको बहुत मारा पीटा, इतना मारा कि इनका सर फट गया था। और जब ये चिल्लाने लगे तो फिर लोग आए, उसके बाद इन्हें हॉस्पिटल लेकर के गए, जिसके बाद इन्हें एक आँख से दिखना भी बंद हो गया था। इस वजह से 2004 में भारत सरकार द्वारा इन्हें डाक की चीज़ों की सुरक्षा करने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का पुरस्कार दिया गया था। ये इम्पॉर्टेंट है कि बेस्ट पोस्टमैन का पुरस्कार किसे दिया गया था? कंवर सिंह को। कब दिया गया था? 2004 में। यहीं पर ये भी चैप्टर ख़त्म होता है, इसमें बस इतना ही है। आइए बढ़ते हैं अगले चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 8। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके आप लोग बताइए कि समझ में आ रहा है या नहीं, या कोई दिक्कत हो रही है तो वो भी बताइए प्लीज़। चलिए तो आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 पे, जिसका नाम है वो दिन भी क्या दिन थे। इसकी राइटर हैं आइजैक असिमोव। इन्होंने ये बताया है कि शिक्षा के क्षेत्र में भविष्य में होने वाले परिवर्तन, जो भी चीज़ें आगे चेंज हो जाएंगी उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया है। तो इस स्टोरी में ये है कि 2 बच्चे रहते हैं, एक का नाम होता है कुम्मी और दूसरे का रोहित, जो आपस में बातें करते रहते हैं। ये जो बातें कर रहे हैं ये घटना 17 मई 2155 की है, मतलब भविष्य की है, यानी उस समय की ये बात कर रहे हैं। अभी 2023 चल रहा है, ये काफ़ी समय बाद के बारे में बात कर रहे हैं। ये 2155 के बारे में बात कर रहे हैं कि उस समय 2 बच्चे हैं, एक कुम्मी है एक रोहित है, दोनों लोग बैठे हुए हैं। उस समय बच्चे जब ये इस समय मतलब 2155 में बच्चे मशीनों के यानी कंप्यूटर और लैपटॉप वगैरह वगैरह के माध्यम से अपने अपने घरों पर पढ़ते थे। स्कूल का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया था उतने टाइम तक पहुँचते पहुँचते। तो उस समय उनको एक कागज़ की पुस्तक मिलती है जो उनके दादाजी की रहती है। उसे देख करके ये लोग बहुत मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि पुस्तकें भी कुछ होती थी, कितना कागज़ ख़राब होता होगा, हम लोग तो कंप्यूटर से ही पढ़ते हैं। ऐसे ही इस विषय में ये लोग बातें करते रहते हैं। इसके बाद राहुल बताता है कि उस समय यानी कि राहुल ऐसा बताता है कि उस समय यानी वर्तमान में, अभी 2023 में वर्तमान के समय में स्कूल होते थे जहाँ पर एक आयु वर्ग के बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ते थे और अध्यापक स्त्री पुरुष होते थे। तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है कि कैसे स्त्री पुरुष पढ़ाते थे, किस तरह होता होगा। अभी तो जब तक जिस समय के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं वो उस समय पे ऐसा होता था कि स्कूल, और जब ये लोग बैठ के बात कर रहे थे उस समय तक सारा कॉन्सेप्ट ही स्कूल का ख़त्म हो गया था। तब लोग कंप्यूटर में अकेले अपने घर पर बैठकर पढ़ा करते थे। बस इसी बारे में चर्चा की गई है इसमें। आइए अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 9। ये कविता है जिसका नाम है एक माँ की बेबसी। इसके राइटर हैं कुंवर नारायण। ये कविता है जिसके मुख्य पात्र है रतन एक बच्चा है जो कि बोल नहीं सकता, उसकी माँ के विषय में है। छोटी सी कविता है जिसमें ये बताया गया है कि पड़ोस का बच्चा रहता है रतन, जो कि खेलने के लिए आता है पर बोल नहीं पाता है। खेलता तो है पर बोल नहीं पाता है। किनारे बैठकर उसकी माँ उसको हमेशा देखती रहती है, उसके साथ आती है और उसे देखती रहती है। उसकी आंखों में एक बेबसी दिखाई देती है उसकी माँ की कि उसका बच्चा बोल नहीं पाता। बस इतना ही है, बहुत छोटी सी कविता थी ये, जिसे लिखा था कुंवर नारायण ने। आइए अब अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, चैप्टर नंबर 10। इस चैप्टर का नाम है एक दिन की बादशाहत, जिसे लिखा है जिलानी बानो ने। ये इसकी मेन राइटर हैं जिलानी बानो, लेकिन इसका उर्दू से हिंदी में ट्रांसलेशन जो किया गया है वो लक्ष्मी चंद्र गुप्त ने किया है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि एक तो मेन राइटर जो है वो जिलानी बानो है,
लेकिन उर्दू में लिखी थी इन्होंने, तो उर्दू से हिंदी का ट्रांसलेशन जो किया गया है वो लक्ष्मी चंद्र गुप्त ने किया है। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी मुझे लगी, बहुत अच्छी स्टोरी थी। इस स्टोरी में ये है कि आरिफ और सलीम नाम के 2 बच्चे रहते हैं। तो छोटे बच्चे रहते हैं, जाहिर सी बात है, घर में जितने लोग ही रहते हैं सभी डांटते हैं। तो घर में इनके अलावा इनकी अम्मी रहती हैं, इनके अब्बा रहते हैं, इनकी दादी रहती हैं, भाई रहते हैं बड़े, और आपा रहती हैं। इतने लोग रहते हैं जो हमेशा इन्हें रोकते टोकते रहते हैं, बाहर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, जल्दी उठो, ये सारी चीज़ों के लिए टोकते रहते हैं हमेशा। ये दोनों इससे परेशान होकर एक उपाय सोचते हैं। फिर एक दिन वो अपने अब्बा से जा कर के कहते हैं कि एक दिन के लिए सभी बड़े, यानी इनकी दादी, अम्मी, भाई, बहन, सभी इनसे छोटे बन जाएं और हम दोनों बड़े बन जाएं। हम दोनों यानी कि वो दोनों बच्चे सलीम और आरिफ, ये दोनों बच्चे ऐसा कहते हैं कि हम आप सभी छोटे हो जाएंगे और हम दोनों सिर्फ एक दिन के लिए बड़े हो जाएंगे। इनके अब्बा मान जाते हैं। अब ये दोनों बच्चे क्या करते हैं, अगले दिन सुबह होती है, इंतज़ार करते रहते जल्दी सुबह और हम बड़े हों। अगले दिन सुबह होती है। अब ये दोनों सुबह सुबह, मतलब सुबह जल्दी होने से पहले पहले ही जाके अपनी अम्मी को ज़बरदस्ती उठा देते हैं। गुस्साती तो बहुत हैं, पर उन्हें ये समझ में आता है कि आज बच्चों को भाई एक दिन का अधिकार दिया गया है, तो वो कुछ बोलती नहीं हैं, उठ जाती हैं। इसके बाद वो क्या करते हैं कि दादी हरीरा पीने के लिए बैठी रहती हैं, उनको पीने से रोक देते हैं कि कितना पिएंगी दादी, पेट फट जाएगा, ऐसा बोलते हैं बच्चे उसमें। उसके बाद नाश्ता करने बैठते हैं सारे, सभी घर वाले, सारे मेंबर्स सब खाना खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए बैठते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं कि हमें भैया अंडा और मक्खन हमें दे दो, बाकी दूध और बिस्किट आप लोग खाओ। इसके बाद क्या करते हैं कि अम्मी को नाश्ते की मेज़ से उठाकर फिर से दांत मांजने यानी ब्रश करने के लिए उन्हें ज़बरदस्ती भेज देते हैं। कहते हैं कि आप पान खाती रहती हैं, आपके दांत लाल हैं, आप फिर से जाइए ब्रश करिए। इसके बाद नाश्ता वास्ता हो जाता है। अब्बा दोस्तों के साथ बैठकर गज़ल गा रहे थे, तो ये उन्हें ज़बरदस्ती बोलते हैं कि ऑफ़िस जाइए, कितनी देर आप गज़ल गाएंगे बैठ के यहाँ पे। आपा कॉलेज जाती रहती हैं, वो उनके पसंद के कपड़े उतरवा करके कहते हैं आप दूसरे पहनिए, ये मत पहनिए। खाने में ये बोलते हैं कि खाने में सिर्फ मीठा बनेगा, गुलाब जामुन, मीठे चावल वगैरह वगैरह सिर्फ मीठा बनेगा, क्योंकि बच्चे हैं, इन्हें मीठा पसंद है, ये अपनी पसंद का मीठा खाना बनवा देते हैं। अब ये दिन बीत जाता है इस तरह। अब अगला दिन आता है, इनकी अधिकारिता तो अब ख़त्म हो गई। तो अगला दिन आता है तो ये देखते हैं कि सभी नाश्ते की मेज़ पर बैठकर इनके स्वयं उठने का इंतज़ार करते हैं कि जब ये उठेंगे बच्चे तब खाएंगे, क्योंकि सभी को घर में समझ में आ जाता है कि इतना नहीं रोकना टोकना चाहिए। और उसके बाद खाने में ये रोज़ खाने में अब खाने के साथ कुछ अतिरिक्त मीठा भी बनवाना शुरू कर देते हैं। यही है इसकी स्टोरी। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और पुरानी वीडियो ना देखी हो तो उसे जा कर के देखिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। थैंक यू।